आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बिहार चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन कई सवाल हैं जो सामने खड़े हुए हैं। वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं, वो सवाल जो बिहार की जनता और देश की जनता के लिए बहुत जरूरी हैं, उन सवालों का जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कि क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा मिलकर के नीतीश जी को फिर से आगे करेंगे? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे? क्या वो 5 साल बिहार में बने रहेंगे या फिर से वो अपना जो नेताओं को ज्ञान देना और उनकी स्ट्रैटेजी करने का जो उनका प्रोफेशन था उसमें वापस लौट जाएंगे? तीसरा सवाल, राहुल गांधी क्या करेंगे वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के? उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या वो आरजेडी के साथ कांग्रेस का संबंध जारी रखना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव के बीच बड़ी कड़वाहट हो गए दोनों के बीच। 11 सीटों पर आमने सामने लड़े और इन सभी 11 सीटों पर ये हार गए और बीजेपी को जीत हासिल हुई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक सवाल, तेज प्रताप यादव क्या करेंगे? उनके अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा है, खटास है, अपने भाई को वो निशाने पर रखे रहे पूरे चुनाव, वो क्या करने वाले हैं? और आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा महागठबंधन ने, उन्हें बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया। उनके परिवार में ही बगावत हो गई है। उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जिन्होंने किडनी दी थी लालू यादव को, वो कह रही हैं कि वो परिवार और पॉलिटिक्स दोनों छोड़ रही हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर ठीकरा फोड़ा है और उनके एक दोस्त रमेश पर। तो लालू के परिवार में भी कला हो गई है। इन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं और हम जैसे कहते हैं रेड माइक पर, हम वही बातें कहते हैं जो कंफर्म्ड हो, पुख्ता हो। नंबर 1, देखिए, अब इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ा, भले ही उनको अनाउंस ना किया हो, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में फिलहाल तो रिप्लेसेबल नहीं है। 89 सीट्स बीजेपी को मिली हैं तो 85 सीट्स जेडीयू को भी मिली हैं। पिछली बार बीजेपी को ज्यादा सीटें थी और नीतीश कुमार को बहुत कम, लेकिन इस बार नीतीश भी बराबरी पर हैं। तो नीतीश कुमार, हमें लगता है, जो हमें जानकारी मिली है, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हां, इस बार बीजेपी कुछ सख्त रहेगी, अच्छे मंत्रालय अपने पास रखेगी, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उसका दखल होगा। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नीतीश सीएम तो रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होम डिपार्टमेंट होता है, पुलिस होती है, वो किसके पास रहेगी। आज चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के पास गए, उनका आशीर्वाद लेकर के आए। तो सब कुछ जीत के बाद ऐसा लगता है कि एनडीए में बढ़िया है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जैसा मैंने कहा और जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया था कि तमाम विधायक बैठेंगे और संविधान की मर्यादा भी यही कहती है कि तमाम विधायक ही इवेंचुअली चुनने का काम करते हैं। ऐसे में मैं अगर अपनी पार्टी की तरफ से कहूं, क्योंकि अब हमारे विधायक दल के नेता यहाँ पर आ गए हैं, वो अधिकृत तौर पर भी ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि हमारे विधायक गठबंधन के नेता के तौर पे किसको चुनते हैं। और मुझे लगता है कि ये जानकारी जल्द आप सबके सामने आ जाएगी। मैं ये मानूंगा कि एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के विधायक, हमारे गठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार के चुनाव में अमित शाह ने कहा था कि अभी सीएम कौन होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में जीत हासिल हुई है, तो वो फिलहाल बने रहेंगे। वैसे बीजेपी के तमाम नेता ये इशारा कर रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार को वो नहीं छेड़ेंगे, अगर वो खुद स्वास्थ्य कारणों से ये ना कह दें कि नहीं, मैं सीएम नहीं बनना चाहता हूं, जो शायद होने नहीं वाला है। तो नीतीश कुमार जब तक स्वस्थ हैं, दिख रहे हैं, चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे या चलाए जाते भी रहेंगे, ये भी कह सकते हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर का सवाल। प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर क्या 5 साल बने रहेंगे?
चुनाव जब से खत्म हुआ है उसके बाद से प्रशांत किशोर की कोई टिप्पणी नहीं आई है, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं आया है। सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहने वाले प्रशांत किशोर कहां चले गए, एक सवाल उठ रहा है। 3% का वोट शेयर प्रशांत किशोर को मिला 3 साल मेहनत करने के बाद, एक सीट भी नहीं आई। यहां तक कि बीएसपी को भी एक सीट आ गई, मायावती की पार्टी को। प्रशांत किशोर शून्य। उनके लगभग 90% से ज्यादा कैंडिडेट्स की जमानत भी नहीं बची। बुरी तरीके से हार हुई। प्रशांत किशोर को नकार दिया बिहार में, तो अब वो क्या करेंगे? लिख के तमाम भविष्यवाणियां की थी उन्होंने कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, ये सब कुछ हुआ था, लेकिन अब वो क्या करेंगे, एक सवाल है जो सामने खड़ा है। आज उनकी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उदय सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनसुराज के, उन्होंने कहा कि ये जो जनादेश है वो खरीदा गया है। जनसुराज पार्टी ने कहा कि वो ये जनादेश खरीदा गया है और वो इस जनादेश को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो तो चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। हार अभी स्वीकार नहीं की है। प्रशांत किशोर का बयान नहीं, उनकी पार्टी का बयान आया है। उनकी पार्टी की प्रवक्ता ये कहती हैं कि पीके और जनसुराज कहीं नहीं जा रहे हैं, हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, हम यही हैं। अब प्रशांत किशोर ने पूरा जोर लगाया, पदयात्रा की, 6000 किलोमीटर पैदल चले, अपनी पार्टी को 98 करोड़ का खुद चंदा दिया, इसके बावजूद नतीजा शून्य रहा। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आज जनसुराज की पार्टी की, वो उसको सुनवा देते हैं। एनडीए को प्रचंड बहुमत पाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें और भी खुशी होती कि अगर ये एनडीए की प्रचंड बहुमत उनके सरकार द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता, लेकिन जैसा कि ये जग जाहिर है और जनसुराज का मानना है, ये मतदान जो हुआ है और ये जो उन्हें बढ़त प्राप्त हुई है, ये जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है। पहली बारी देश में, हालांकि छोटे छोटे ऐसे प्रयास होते रहे हैं, लेकिन पहली बारी मेरा मानना है, हम लोग सबका मानना है और अधिकांश बिहार के लोगों का मानना है, बाहर के लोगों का मानना है, आप तमाम अखबार के अगर एडिटोरियल्स पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि 21 जून के बाद इस सरकार ने चुनाव के होते होते तक करीब 40,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है और जनता के पैसे से जनता की वोट खरीदी गई और बिहार के भविष्य को बेचा गया। ये जो पैसे खर्च हुए हैं, इसको वहन करने की शक्ति बिहार के अर्थव्यवस्था में नहीं है और इस कारण जहां आवश्यक खर्च करने थे सरकार के पास, अब राशि नहीं बचेगी, न शिक्षा को सुधारने के लिए, न स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, न यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब ये सवाल कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वोट चोरी का मुद्दा तो नहीं चला, हम लोग लगातार जमीन पर देख रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा रही, चली, लेकिन उसका असर बिहार के लोगों के जहन पर नहीं था। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुद्दा था, लेकिन आम जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं था। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। खींचतान ऐसी थी कि मत पूछिए। बीजेपी अपना प्रचार एक हफ्ते पहले शुरू कर चुकी थी, लेकिन महागठबंधन का प्रचार शुरू हुआ छठ के बाद। तेजस्वी यादव को जब औपचारिक तौर पर अनाउंस किया गया कि वो सीएम चेहरा है, तो कमियां तो दोनों तरफ से ही रहीं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, इन सब लोगों की एक मीटिंग हुई शनिवार को और उसके बाद उन्होंने कहा करके कि हमें ये जनादेश हजम नहीं हो रहा है, हम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं और जल्द बड़े खुलासे करेंगे। तो वोट चोरी वाला मुद्दा कांग्रेस लगातार बनाए रहेगी, वो इस मुद्दे को लेकर के आगे लड़ाई लड़ती रहेगी। अभी गठबंधन में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से जाहिर सी बात है, ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव शुरू से ही फेयर नहीं था। ये भी कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए महिलाओं को चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान भी उनके अकाउंट में डाले गए।
एक तरीके से वोट खरीदने की कोशिश है। चुनाव आयोग पर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही थी, उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी, तो ये इसमें कोई शक नहीं है। अगला सवाल, लेकिन हम चाहते हैं इससे पहले जरा केसी वेणुगोपाल ने आज उस बैठक के बाद क्या कहा वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। The result which had come from Bihar is unbelievable for all of us. This is not only for Congress. Entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discussed with all of them, they are not believing it. And I don't know, media people also, whether you believing or not. Because 90% plus strike rate for a political party, which has not happened in Indian history. Because that 90% strike rate happened there. And we are doing a thorough analysis. We are collecting the data. We are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we will come with the concrete proofs. Because this process of electioneering is completely questionable. आपने सुना केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि यादव परिवार में क्या होगा। तेज प्रताप यादव पहले ही अलग हो चुके हैं, जनशक्ति जनता दल बना करके अलग लड़ रहे थे, बुरी तरीके से महुआ से हार गए, चौथे नंबर पर रहे, उनको वोट ही नहीं मिला, उनको उनकी रैलियों में भीड़ सिर्फ मनोरंजन के लिए आई, वोट देने के लिए नहीं आई। उधर रोहिणी आचार्य, उनका ये ट्वीट दिखा रहे हैं हम आपको, उन्होंने तो पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। सारण से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, उन्होंने कहा कि वो पार्टी और राजनीति दोनों छोड़ रही हैं और परिवार को छोड़ रही हैं। उनसे संजय यादव ने और रमीज ने कहा था, संजय यादव बता दें तेजस्वी के पार्टी सलाहकार भी हैं, उनके राज्यसभा सांसद भी हैं, रमीज तेजस्वी के दोस्त हैं, उन पर ठिकरा फोड़ करके उन्होंने बगावत कर दी। पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी आपने। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो ये एक बहुत अहम बात रही। और आपको बताएं कि तेज प्रताप यादव ने भी ये कहा कि परिवारवाद को नकार दिया। वो लगातार संजय यादव को जयचंद कहते आए हैं, वो कहते हैं जयचंद पार्टी को खा गए। तो तेजस्वी यादव को अभी 5 साल फिर विपक्ष में रहना पड़ेगा, उन्हें जेडी और बीजेपी से दो हाथ करने हैं, लेकिन उससे पहले उनके परिवार में ही उन्हें अपना घर एकजुट रखने में एक चुनौती पेश आने वाली है। वो लड़ाई अब खुलकर के सामने आ गई। रोहिणी आचार्य चुनाव प्रचार में तो गई, प्रचार भी करती नजर आई राघोपुर में अपने भाई के लिए, लेकिन बाद में सब बराबर। अब देखना है कि क्या होता है। अब लगातार तेज प्रताप अपने भाई पर हमलावर हैं, तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं हुई है। लगातार उनके पार्टी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जनादेश को मैनिपुलेट किया गया है, वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी कहाँ हैं, वो अब तक क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। देखिए, राजनीति है, हार जीत चलती रहती है, आपको सामने आकर के ओनरशिप तो लेनी होगी। अगर तेजस्वी यादव जीत जाते तो आज यही सब सारी बातें जो उनके खिलाफ जा रही हैं वो सब उनकी पॉजिटिव हो जाती हैं। संजय यादव जिनको अब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है वो चाणक्य हो जाते, सब कुछ बढ़िया हो जाता। लेकिन अब वो हार गए हैं तो ठीक उसका उल्टा, सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स अंग्रेजी में कहावत है, एंड फेलियर हैज़ नन। तो तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो बिहार की पार्टी है, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी सरकार भी है कई राज्यों में। तो वो एक चुनौती है जो तेजस्वी यादव के सामने मुंह बाकर खड़े हुई है। फिलहाल लालू यादव बैकसीट ले चुके हैं पॉलिटिक्स में, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, माँ राबड़ी दोनों बेटों को साथ रखना चाहती हैं, दोनों बेटों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ सवाल थे जो हमें लगा कि अब क्या होगा। 10,000 रुपए
जो महिलाओं के खातों में गए वो इस चुनाव में जेडीयू के लिए संजीवनी साबित हुए। अब विपक्षी पार्टी लगातार ये कह रही हैं ये तो एक बड़ा बुरा हो गया, क्योंकि यहाँ तो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। जो सरकार है वो चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान ऐसे ही किसी स्कीम के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर देगी अकाउंट में और वोट ले लेगी। हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है, हम कैसे चुनाव जीतेंगे। कुछ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि देशव्यापी आंदोलन चलाना चाहिए। आंदोलन शायद सफल नहीं होगा क्योंकि लोगों को पैसे मिल रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जो बहुत अहम रहने वाले हैं। असम में चुनाव है, फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव है, फिर 27 में सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब क्या विपक्षी पार्टियां इस हार से सबक ले रही हैं? वोट चोरी क्या राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया, उसे राजनीतिक मुद्दा कैसे बनाना है या छोड़ देना है, ये सारे सवाल हैं। फिलहाल हमें लगा जो जहन में जनता के सवाल आ रहे हैं उनका एक जवाब बना करके इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दें। हमें देखने के लिए, हमें प्यार देने के लिए, हम पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।